तो बच्चों एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर द कर्व्ड पोर्शन इज द सेमी सर्कल एंड द स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखो ये फिगर आपको गिवन है, ये स्ट्रेट वायर जो है ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये स्ट्रेट वायर जो है ये लॉन्ग है, स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग। स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी और कुछ हम डेटा दिया हुआ है नहीं, इसलिए हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग इसको मानना पड़ेगा। और जो ये पोर्शन है कर्व्ड है सेमी सर्कल वाला, ये हिस्सा घुमा हुआ है और ये हिस्सा इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डी ओ पॉइंट पे, और डी ये टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो हम इस क्वेश्चन को तीन टुकड़ों में, तीन पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम B1 मान लेते हैं, ठीक है। इस कर्व्ड पोर्शन की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको B2 मान लेते हैं, और वापस से इस स्ट्रेट की वजह से जो बनेगी उसको B3 मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर पर तीन करंट कैरिंग सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक तो ये स्ट्रेट पोर्शन, फिर ये कर्व्ड पोर्शन, और फिर वापस से एक स्ट्रेट पोर्शन, ठीक है। अब पहले B1 निकालेंगे, फिर B2, फिर B3, फिर डायरेक्शन भी लिखेंगे इनके साथ साथ, और फिर देखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। तो पहले हम B1 कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। B1 किसकी वजह से है, ऊपर वाले स्ट्रेट पोर्शन की वजह से है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये टोटल दूरी D है, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, D/2। इस वायर को हम कैसा कंसीडर करेंगे, इस वायर को हम सेमी इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है ना, इधर से तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो गया जैसे हमने पढ़ा था, एक तरफ से वायर इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरा ये यहाँ पर है, ये पॉइंट। तो एग्जैक्टली वो सिचुएशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर जब होता था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी μ0I/4πD। D इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होती थी, अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D/2। करंट कितना चल रहा है, I चल रहा है। तो यहाँ पर B1 कितना होना चाहिए, B1 कितना होना चाहिए, μ0I/4π, और D होता था इस एंड से इस पॉइंट की दूरी। तो ये दूरी कितनी है बेटा, हाल फिलहाल D/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो μ0I 2 ऊपर चला गया, 4πD ये कट जाता है 2 बार। तो B1 जो होगा बच्चों हमारा हो जाएगा वो μ0I/2πD। आप समझ रहे हो ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली मैंने, ये इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, यहाँ पर जो D/2 दूरी पर है, और मैं इसको सेमी इनफाइनाइट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग बोल रहे हैं तो यहाँ से लॉन्ग है, और ये वाला पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया, ठीक। तो ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, कुल मिला के बात ये है। अब इस B1 की वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। देखो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा यहाँ पर, और फिंगर्स को मोड़ के यहाँ तक लाना है मुझे। तो फिंगर्स को जब मैं मोड़ के यहाँ तक लाऊंगा तो मेरी फिंगर्स कैसी दिखेगी, बाहर की तरफ, ठीक है, ये बोर्ड के अंदर से। और जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तो मेरी फिंगर्स बाहर होगी, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। ये किसकी वजह से निकाला मैंने, इस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से, जो सेमी इनफाइनाइट माना, वहाँ पर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, μ0I/2πD। ओके, अब इसी तरीके से हम, आप ध्यान दोगे तो हम एग्जैक्टली सेम चीज़ इस पोर्शन की वजह से भी कर सकते हैं। तो B3 का आंसर भी ऐसे ही आएगा, μ0I/2πD, क्योंकि सिचुएशन एक जैसी ही है, ठीक है। ये ऊपर है, ये नीचे है, बाकी सिचुएशन तो यह यहाँ इस पोर्शन के लिए हमें यहाँ निकालना है। तो डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, करंट इस तरफ चल रहा है तो राइट हैंड रूल में थंब
करंट की तरफ रखेंगे और फिंगर्स को मोड़ के यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमा के यहाँ तक लाएंगे। तो ये फिंगर्स कैसी आ रही है वापस से आउटवर्ड, यानी B3 की डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। ओके, ये करंट ऐसे चल रहा है ना, मुझे यहाँ निकालनी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर्स को कर्ल करूँगा ऐसे, और जब यहाँ तक आएगी मेरी फिंगर्स तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो B1 और B3 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब इस कर्व्ड पोर्शन की वजह से, जो कि एक सेमी सर्कल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम उसको B3 मान लेते हैं, सॉरी B2 मान लेते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी सेमी सर्कल है R रेडियस का, तो सेंटर पे कितनी करंट चलती है सेमी सर्कल की वजह से, μ0I/4R, फिर R इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब यहाँ पर कितनी होगी, तो B2 इज इक्वल टू, ये सेमी सर्कल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेंटर पे, तो आंसर μ0I/4R होता था रेडियस। तो अभी रेडियस कितना है यहाँ पे, D/2, तो D/2 पर चला जाएगा, D/2, ठीक है। डायरेक्शन देखें जरा इसकी, तो डायरेक्शन के लिए हम वापस से इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे। कर्व्ड पोर्शन के लिए मैंने आपको बताया था राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल कर लो करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब हमारा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई, आउटवर्ड आ गई, तो आउटवर्ड आ गई। तो ये 2 से तो कट जाता है 2 बार, तो B2 जो होगा वो हो जाएगा μ0I/2D। B2 आ गया, B1 आ गया, B3 आ गया। तीनों की डायरेक्शन देखो कैसी है, आउटवर्ड है, तीनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसका मतलब B नेट जो होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और फाइनल आंसर हमारा आउटवर्ड होगा। बस अब इन तीनों की वैल्यूज़ को हमें यहाँ रखना है और सॉल्व करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 कितना था हमारे पास, B1 और B3 सेम थे ना, B1 और B3 सेम थे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। B1 तो था μ0I/2πD, B2 ये रहा μ0I/2D प्लस B3, वापस से B3 B1 सेम ही थे तो यही वाली वैल्यू वापस लिख देते हैं, तो μ0I/2πD, और फाइनल आंसर के आगे क्या लगा देंगे, डॉट। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है μ0I/2D कॉमन आ रहा है सब में से, μ0I/2D, μ0I/2D, μ0I/2D सब में से कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, μ0I/2D तो कॉमन चला गया, तो 1/π प्लस ये तो पूरा कॉमन चला गया, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1/π। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B नेट इक्वल्स टू μ0I/2D 1/π प्लस 1/π कितना हो जाता है 2/π प्लस 1, एंड दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होगा, हमें अलग अलग पोर्शन में देखना पड़ेगा, अलग अलग पोर्शन की वजह से यहाँ कितने मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर सबकी डायरेक्शन सेम आती है बच्चों तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट आती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़ी वाली वैल्यूज़ में से छोटी वाली वैल्यूज़ को हटा देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन या सॉरी डायरेक्शन बड़ी वाली वैल्यूज़ की जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी उसी की मानी जाएगी। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ भी चुका है, वापस भी आ सकता है। अच्छा सवाल है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर अपन इसका सॉल्यूशन तो दिखा ही रहे हैं, बट आप खुद ट्राई करना। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बोर्ड के हिसाब से ये मतलब पहले भी आ चुका है तो आगे आने के चांसेस भी रखता है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल कोयल हैं, दोनों की रेडियस r है और n नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों के अंदर, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रहे हैं। अभी समझाता हूँ इसका मतलब, सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर, दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है बेटा। आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है और दोनों में करंट कितना चल रहा है, एक में I करंट चल रहा है, एक में √3I करंट चल रहा है।
ये प्रॉब्लम है। अब किस तरीके से डायग्राम बनेगा पहले तो वो इम्पोर्टेंट, और कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम समझ लें कि कोई भी सर्कुलर लूप हो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r, एक टर्न की वजह से। और अगर n टर्न होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं हम। और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं और थंब हमें दे देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कोईल अगर ऐसे रखी हुई तो डायरेक्शन इसकी ऐसे आएगी बाहर की तरफ। आप सोचो कोईल अगर ऐसे रखी हुई है और ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कोईल कैसे रखी हुई। मान लो कोईल ऐसे रखी हुई है और करंट ऐसे चल रहा है, तो फिर हम फिंगर्स को ऐसे रखेंगे तो थंब इधर आएगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना भी आना चाहिए कि किस तरीके से हमें डायरेक्शन निकालनी है। आई और √3i करंट चल रहा है। चलिए भाई अब इस प्रॉब्लम का डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम भी गिवन नहीं है इस प्रॉब्लम में, डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमें दो कोईल बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन आए और दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर रहे, मतलब दोनों कोईल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और कॉमन सेंटर भी है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो ये पहली वाली कोईल हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये पहली कोईल ऐसे करंट चल रहा है इसमें, ठीक है, ये ऐसे है अगर आप सोचो तो इस तरीके से, इस प्लेन में बनाई है मैंने ऐसे, ठीक है। दूसरी कोईल जो है वो मैं इसके परपेंडिकुलर बना रहा हूँ और दोनों का सेंटर सेम रखना है हमें। तो इसका सेंटर अगर ये है तो जो हम परपेंडिकुलर कोईल बना रहे हैं उसका सेंटर भी यही होना चाहिए। मतलब जो दूसरी कोईल हम बना रहे हैं वो कुछ ऐसे हमें बनानी चाहिए। तो ये तो इसका डायग्राम हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है। इसमें करंट कितना चल रहा है, अब देखो एक में आई करंट चल रहा है, ऐसे मान लेते हैं चलता हुआ करंट आई, और दूसरे में कितना चल रहा है √3i। तो दूसरे में करंट ऐसे मान लेते हैं, दिस इज √3 टाइम्स आई। ये दोनों का हो गया कॉमन सेंटर। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा हमें, दोनों की रेडियस भी सेम है। आप समझ गए ना कोईल कैसे रखी हुई है, कोईल ऐसे रखी हुई है, एक कोईल तो ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है एक कोईल, और दूसरी ऐसे रखी हुई है, ऐसे, दोनों का प्लेन अलग हो गया। एक ऐसे रखी हुई है और एक ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब हमें दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले निकाल लें और मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर आंसर इसका देना आसान हो जाएगा हमारे पास। तो पहले तो हम इस कोईल को जो ब्लैक वाली हमने बनाई है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको B1 मान लेते हैं। ब्लू वाली जो हमने बनाई है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको B2 मान लेते हैं, ठीक है, O पॉइंट पे। पहले B1 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है। तो B1 कितना होगा, तो हमें पता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ये तो सीधा सीधा आ गया है ना। एक टर्न के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r, आई करंट चल रहा है, r रेडियस है, इसमें कितने टर्न है, n टर्न है, तो मल्टीप्लाई बाय n कर दो। तो B1 कितना आ गया, म्यू नॉट ni बाय 2r। अब डायरेक्शन की बात करें कैसी होगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में यहाँ बना देता हूँ। देखो इसकी ये ब्लैक वाली कोईल हमारी ऐसे, देखो ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो ये थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो B1 की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये B1 हो गया हमारे पास, ठीक है। एक मिनट, तो B1 की डायरेक्शन तो आ गई, एक मिनट बच्चों, तो ये B1 तो हमें पता चल गई, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब B2 की बात करेंगे। B2 के लिए मैं एक सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। B2 कुछ ऐसे रखी हुई है बेटा, B2 ऐसे रखी हुई है और इसमें करंट चल रहा है √3i, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है वो। तो B2 कितना होगा, B2 के लिए देखो मैग्नीट्यूड निकाल लेते पहले। B2 म्यू नॉट आई की जगह कितना आ जाएगा, √3i, म्यू नॉट आई की जगह √3i बाय 2r। और ये तो एक टर्न के लिए, हमें बोला हुआ है कि n टर्न है तो मल्टीप्लाई बाय n कर दो इसको। तो B2 भी हमें पता चल गया, म्यू नॉट √3
एन आई बाय 2r। और अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन ये इस प्लेन में रखी हुई है, ऐसे इस प्लेन में रखी हुई है। तो हम अगर फिंगर्स को ऐसे रखेंगे तो थंब इधर आएगा हमारा, तो इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ आएगी, ठीक है। अब इन दोनों डायरेक्शन को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा, तब जाके तो हम कर पाएंगे। तो ब्लैक वाले की डायरेक्शन B1 कैसे आ रही थी, इस फोटो से मैच कराओ, यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो B1 तो हमारा ये रहा, ये B1 हो गया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। और B2 की डायरेक्शन देखो आप, ये ब्लू वाली कोइल है वो इस तरफ है, तो उसको मैं ब्लू से ही बना देता हूँ। तो ये जो ब्लू वाली कोइल है इसके लिए B2 की डायरेक्शन बेटा इस तरफ आ जाएगी, ये ब्लू वाली जो है ये B2 हो गया, ओके। B1 पता चल गया, B2 पता चल गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम करे थे उसमें डायरेक्शन या तो एक की तरफ आ रही थी या अपोजिट आ रही थी। एक ही तरफ अगर आ रही है तो दोनों को ऐड करा रहे थे, अपोजिट आ रही थी अगर तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो गई, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वेक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए एडिशन वाला। अगर दो वेक्टर ए और बी, उसका रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं, ए और बी का रिजल्टेंट अगर निकालते हैं, ये ए है ये बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके रिजल्टेंट या इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये B1 B2 दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो नेट कितना हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 90 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू दिस होल विल बिकम 0, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आंसर है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ओके। तो अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो हमें ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसका डायगोनल होगी, ऐसे ये रेड से मैं बना देता हूँ, ये होगा B नेट। ये डायग्राम आपको बना के आना है बेटा पेपर में, ठीक है। चलो, तो B1 B2 दोनों पता है हमें, अभी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बस अपन, तो B1 B2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। B1 कितना था, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, यहाँ रख देते हैं। तो B1 की जगह रखा मैंने म्यू नॉट एन आई बाय 2r और उस पूरे का स्क्वायर प्लस B2 कहाँ है भैया, B2 है अपने पास, ये रहा, तो म्यू नॉट √3 एन आई बाय 2r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो म्यू नॉट एन आई बाई 2r तो मुझे दिखाई दे रहा है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r तो दिखाई दे रहा है, √3 थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो √3 को बाहर लिख देते हैं। तो √3 को बाहर लिखेंगे तो स्क्वायर बन के बाहर लिखना पड़ेगा, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाकी टर्म को हम एज इट इज़ लिख देते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2r और इसका होल स्क्वायर। आप समझ गए मैंने क्या किया, √3 को मैंने बाहर लिखा, तो √3 को जब मैं बाहर लिखूंगा तो √3 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और बाकी टर्म एज इट इज़ आ गई। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आप समझ लो ये दोनों टर्म कॉमन ले सकता हूँ मैं आराम से, ये दोनों टर्म कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा देखना, ये दोनों ही कॉमन ले लिए मैंने, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो क्या बना म्यू नॉट एन आई बाय 2r का स्क्वायर, इस पूरे को कॉमन ले लिया बेटा, पूरे कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 3, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, 1 + 3 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बना, म्यू नॉट एन आई बाय 2r का होल स्क्वायर
इंटू 1 + 3 = 4। अब ये तो आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या आएगा देखो, आंसर क्या आएगा देखो, ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो सिंपल बन जाएगा। तो बी नेट कितना आने वाला है देखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, और ये 4 स्क्वायर रूट में है तो 2 लिख सकते हैं इसको, तो इंटू 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चों म्यू नॉट एन आई बाई आर, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, बात समझ में आई नहीं? तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, डायरेक्शन भी देनी हो आप तो ये एंगल थीटा मान लो या फाई मान लो, और यहाँ पे tan फाई लगा दो, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, तो b1 अपॉन b2 आप कर दोगे तो tan फाई निकल जाएगा। तो डायरेक्शन भी हम यहाँ से दे सकते हैं। कर लेते हैं डायरेक्शन वाला काम भी। तो tan फाई इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल पे देखो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कर लेना, मैग्नीट्यूड आपको पता है इसी, दोनों को डिवाइड कर लेना, तो tan फाई की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हमें डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। ओके, तो ये इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो पेपर में पूछी जा चुकी है, वापस आ सकती है। ये डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कौन सी कॉइल से। ओके, चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं।